हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया फुल चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, और ये एक सीरीज चलेगा जिसमें अलग अलग चैप्टर हम लोग लाएंगे और उसको क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, एक कंप्लीट कंप्लीट रिवीजन सीरीज है जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह हाइलाइट्स। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या हाइलाइट्स करता है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ जो सत्याग्रह है ना वो हाईलाइट करता है किसको, पावर ऑफ ट्रूथ को। किसको हाईलाइट करता है, पावर ऑफ ट्रूथ को एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रूथ। क्यों, पावर, ट्रूथ का पावर क्या है, ट्रूथ का पावर है क्या, ट्रूथ ऑलवेज विन। ये सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़े गए थे एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर के बीच में, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे। ओके, एंड also explain new economics and political situation created during first world war in India। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया पे उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब भी कोई कंट्री वॉर में जाती है ना तो उसका सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा खर्च होता है वो कहाँ पे खर्च होता है, डिफेंस में। और ये जो एक्सपेंसेज हैं ये कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेज को कट करके यहाँ पे लाया गया होगा। ओके, एक मोटा चंक बजट का कहाँ पे चला जाता है, डिफेंस में। विच वाज फाइनेंस बाय वार लोन। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या लिया गया था, लोन। अब जब आप वार लोन लेते हो ना तो क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। ओके, और लोन को चुकाना है। तो इसके लिए क्या किए ना ब्रिटिशर्स, इंक्रीज टैक्स, इंडिया में टैक्स को बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। और इसके पहले इनकम टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को क्या था, पैसे जमा करना था, लोन उनको रिपे करना था, इसके लिए मनी उनको चाहिए था वॉर के लिए। तो उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या रखा, इनकम टैक्स। और ये सारे टैक्स आने के वजह से इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा होगा, तुम सोचो, इंडियन पीपल्स पे। ठीक है ना, उनके पॉकेट पे इनका इम्पैक्ट पड़ा। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेज ऑफ कॉमोडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। देखो कॉमन पीपल के पास तो पैसे ऐसे भी कम थे, ऊपर से इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया, प्लस क्या हो रहा था, प्राइसेज ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज कर रही थी। यानी कि जो प्राइस 100 रुपये के कोई कॉमोडिटी था, वही वार के टाइम पे वही कॉमोडिटी कितना मिल रहा था, 200 में। एक नया हार्डशिप था कॉमन पीपल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या बोलेंगे इसमें, विलेजर वेयर कॉल्ड अपॉन टू सर्व सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट। क्या हो रहा था यहाँ पे, फोर्स रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, कि आपके विल के अगेंस्ट आपको रिक्रूट किया जा रहा था इन रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसके वजह से क्या होता है, एक वाइड स्प्रेड एंगर फैलता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है ना कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना उसी टाइम हमारे यहाँ क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर। ठीक है ना, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया विच क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा बहुत रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 12 to 30 मिलियंस पीपल्स। जिसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड होने के वजह से क्या होते हैं, 12 to 30 मिलियन पीपल्स डाई कर जाते हैं। तो ये इनका भी एक एंगर था। ओके, इंडियंस का कहना था कि भाई ये लड़ाई हमारे बीच तो है नहीं, ये लड़ाई ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, तो हम क्यों उनके साथ लड़ने जाएं। ठीक है ना,
बट ब्रिटिशर्स क्या किए, फोर्स किए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। देखो रॉलेट एक्ट क्या था ना, इसके कुछ बैकग्राउंड में जान लो चीज़ें। देखो ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे इंडियंस को कि अब वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कीजिए, इसके बाद आपको हम लोग क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस। ओके, और इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर में इसी होप में पार्टिसिपेट किया। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो इंडिया में 2-3 चीज़ें होती। एक तो क्या होता है, हमारा क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड होती है, और इस शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल्स डाई हो जाते हैं। तो इसका एक अलग एंगर था, ठीक है ना। और ऊपर से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो क्या कर जाते हैं, रिफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको लेके ये इंडियंस क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए एक लॉ लाया जाता है, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स ब्रिटिशर्स इनॉर्मस पावर, क्या देता है, इनॉर्मस पावर। एक्ट को सेकेंड नेम दिया गया था ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। ओके, इस नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें, अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। तो इसमें आपको बिना ट्रायल के आपको क्या किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था, ठीक है। इट वॉज पास्ड बाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाई इंडियंस मेंबर। इंडियन मेंबर्स ने इसका काफ़ी विरोध किया, फिर भी इसको क्या कर दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव के द्वारा पास कर दिया गया। तो ये हमारा क्या था, शॉर्ट नोट्स ऑन रॉलेट एक्ट। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रॉलेट एक्ट ऑन सत्याग्रह ऑन पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया डिस्क्राइब, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पे, उसी को डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसको देखो, हम लोगों ने अभी रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, क्या था, ये कैसा लॉ था, ब्लैक लॉ। इसमें क्या था, नो वकील, नो दलील, नो अपील। यानी कि इस कानून के में ऐसा प्रोविजन डाला गया था ना कि ना ही आप वकील कर सकते हो, ना ही कोई दलील दे सकते हो, और ना ही अपील कर सकते हो। ब्रिटिशर्स को जिसका मन में आएगा डाउट के बेसिस पे उन्हें डिटेन कर सकती है, ठीक है। तो इसी कानून रिप्रेसिव लॉ के अगेंस्ट जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट स्ट्राइक्स ऑन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप क्लोज डाउन। तो एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था इंडियन रूलर्स का। लोकल लीडर्स वेयर पिक अप फ्रॉम अमृतसर, लोकल लीडर को क्या कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, एंड महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया था एंट्री दिल्ली। इन अमृतसर पुलिस फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा होता, ठीक है, उस पर पुलिस क्या कर देती है, फायर कर देती है। वाइड जो क्या करता है, प्रोवोक करता है, वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1990। तो गांधी इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है ना कि रॉलेट एक्ट जो आया था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि एक सत्याग्रह करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के एक्सप्लेन करेंगे, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न था उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा आंसर का, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919 बिकॉज, पहला स्टेटमेंट, इट गेव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नो पावर टू द लीडर्स। अभी हम लोगों ने देखा था, दिस लॉ वाज हार्डली पास्ड, हार्डली मतलब क्या, काफ़ी हड़बड़ी में पास किया गया, इवन आफ्टर यूनाइटेड ऑपोजिशन। यूनाइटेड ऑपोजिशन क्या था, ये जो ऑपोजिशन क्या था, अगेंस्ट में थे इस बिल को, बाय द इंडियंस एंड इंडियन लीडर्स। इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल। It means the British government can arrest any Indian leader without any proof of crime.
वही मैंने बोल रखा था ना कि अगर ब्रिटिशर्स को आपके ऊपर डाउट होता है तो आपको क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है। सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इसीलिए इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट महात्मा गांधी क्या करना चाहते थे, प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। दो पार्ट दिए गए हैं, पहला पार्ट है इंसिडेंट और दूसरा क्या हमसे लोग पूछ रहा है, इम्पैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग किसको एक्सप्लेन करेंगे, इम्पैक्ट को। तो देखो ये इंसिडेंट क्या था। 13 अप्रैल ए लार्ज क्राउड गैदर इन जलियांवाला बाग। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव लॉ। कौन सा लॉ था वो, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। 13 अप्रैल को क्या था, बैसाखी फेयर था। ठीक है, तो उसको अटेंड करने के लिए भी पीपल्स आए थे। जनरल डायर इंटर करता है एरिया में, इंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। जनरल डायर आते हैं और सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, निकलने वाले जितने भी एग्जिट थे उसको ब्लॉक करके ऑर्डर देता है कि इन पे ओपन फायर कर दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई होते हैं। इसी का बदला उधम सिंह, इसी का बदला कौन लेते हैं, उधम सिंह, और ये लंदन में जाके जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। इम्पैक्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे इसका, इम्पैक्ट। एज द न्यूज स्प्रेड, ठीक है ना, जलियांवाला बाग मैसाकर का न्यूज जैसे ही स्प्रेड होता है, क्राउड क्या करते हैं, क्राउड में एक गुस्सा आता है और वो स्ट्रीट पे उतर आते हैं, टुक द स्ट्रीट। देयर वेयर स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर हिज नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसे वो क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इतना इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांटेशन वर्कर टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, व्हाट फ्रीडम मीन्स फॉर देम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि आपको बताना है कि प्लांटेशन वर्कर के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। ठीक है, टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। तो देखो एक लॉ था ना, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर किसको बोलते हैं, वैसे वर्कर जो जो कैश क्रॉप की खेती फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना, इनका यूज होता है। वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स, आ गया ना, टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो इन प्लांटेशन में जो वर्कर्स काम करते थे ना, इन्हें इस जो ये फार्मिंग एरिया था इसको छोड़ के बाहर जाने की क्या थी, परमिशन नहीं थी। तो व्हेन दे हियर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द ऑथोरिटीज। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है, वो ऑथोरिटी के जो ऑर्डर होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिफाई कर देते हैं और लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड टू होम। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, everyone would give in land in their own village, but unfortunately however never reached their destination, stranded on the way a railway and a steamer strike। अब देखो उनके साथ होता क्या है ना कि वो कभी अपना विलेज पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में उन्हें रेलवे स्ट्राइक और स्टीमर पहले कौन सा रेलवे इंजन होता था, स्टीम इंजन होता था, ठीक है, वो क्या चले जाते हैं स्ट्राइक्स, जिनकी वजह से वो लोग काउट हो जाते हैं एंड पुलिस ब्रूटली बीटेन अप। फॉर देम फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव। उनके लिए क्या था, फ्रीडम टू राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इनक्लोज्ड। प्लांटेशन, फिर से एक बार समझ लो, ये क्या था, प्लांटेशन एरिया, इनके अंदर ही इनको क्या करना रहता था, काम करना रहता था पूरे लाइफ, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते थे। कौन सा एक्ट में ये दिया हुआ था हमारा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इनके लिए फ्रीडम क्या था ना,
इनके लिए फ्रीडम यही था कि इनसे बाहर ये फ्रीली मूव कर पाए, बाहर की दुनिया भी ये देख पाए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।